नमस्कार, खबरें अब तक में मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की उस घटना की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर, लखनऊ और भारतीय सेनाओं की बड़ी खबरों की तरफ, जहां पूरे देश की निगाहें इन घटनाओं पर हैं और प्रशासन और सरकार ने इन पर क्या कदम उठाए हैं। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव में 137 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, महायुक्त में शिवसेना को मिली 90 सीटें। बांग्लादेशी की पूर्व पीएम खालेदा जिया का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। बंगाल में घोटालों की लंबी लिस्ट, कोलकाता में ममता सरकार पर बरसे अमित शाह। लखनऊ में 170 भेड़ों की रहस्यमयी मौत, सीएम योगी ने किया 10,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। केजीएमयू धर्मांतरण मामला में प्रदर्शन के बाद बदली जांच समिति, महिला डॉक्टर और रिटायर्ड आईपीएस शामिल। असम एसटीएफ ने आईएमके टेरर मॉड्यूल्स के बांग्लादेशी लिंक का खुलासा किया, 11 गिरफ्तार। उत्तराखंड में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 7 की मौत। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने गर्लफ्रेंड अवीवा वेग के साथ की सगाई, जल्द होगी शादी। 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 4,000 रुपए गिरी, 1,34,000 रुपए पर आया 10 ग्राम गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 84,675 और निफ्टी 25,938 रुपए पर हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका खबर अब तक में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। देश भर में आक्रोश और चिंता का माहौल है। देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्षीय छात्र एंजिल चकमा पर हुए हमले ने एक बार फिर से नफरत और हिंसा की समस्या को उजागर कर दिया है। इस हमले में उसके भाई माइकल के साथ हिंसा हुई। एंजल ने इलाज के दौरान 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया। इसके बाद सियासत गर्मा गई। इस पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर को पीड़ित परिवार से बातचीत की। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को भयानक हेट क्राइम करार दे दिया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा मृतक समाज नहीं बनना चाहिए जो देशवासियों को निराशा बनाए जाने पर आंखें मूंद ले। इस तरह की घटनाएं नफरत का नतीजा हैं जो रोजाना युवाओं के बीच परोसी जा रही है। आपको बता दें, 9 दिसंबर की रात देहरादून में ये भयानक घटना हुई थी। एंजिल चकमा जो जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए के फाइनल ईयर के छात्र थे, अपने भाई माइकल के साथ कुछ सामान लेने निकले थे। उसी दौरान बाइक और स्कूटी पर आए कुछ युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर हमला हिंसक हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने धारदार हथियारों और चाकू से हमला किया था। लेकिन एंजल के पिता ने बताया कि उनके बेटे को बार बार अपमानजनक शब्द कहे गए, जैसे चीनी और चाइनीज मोमो, जबकि एंजल खुद को भारतीय बताते रहे। हमला गंभीर था और एंजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई हफ्तों तक इलाज के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 26 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में अब तक 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 2 नाबालिग हैं जिन्हें सुधार गृह भेजा गया है, जबकि 3 वैक्स जेल में हैं। मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी, जो कि नेपाल के कंचनपुर जिले का रहने वाला है, वो फरार है। उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और नेपाल तक पुलिस टीम भेजी गई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार को न्याय दिलाने और इलाज का पूरा खर्च देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने मृतक के पिता को आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए का चेक भी भेजा। साथ ही मृतक के पिता से फोन पर बात की, सुनिए। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना।
जी सर। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक साह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर, नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है। और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है तरुण, ठीक है। वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, बल्कि सालों तक जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों से युवाओं के दिमाग में भरी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत प्यार, सम्मान और विविधता का देश है, डर और गाली गलौज का नहीं। हालांकि देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने नक्सलीय टिप्पणी के आरोप को लेकर कहा कि अब तक की जांच में पीड़ित पक्ष और आरोपी दोनों ही नॉर्थ ईस्ट से हैं, इसीलिए नक्सली भेदभाव का तर्क कमजोर है। वहीं परिवार की शिकायतों में अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई है। एंजल के पिता ने दावा किया कि ऑपरेशन से पहले उनकी हालत सामान्य थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। देखा जाए तो ये मामला न केवल देहरादून बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि नफरत और हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है। आरोपी की गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाई अब हर किसी की निगाहों में है। सरकार और पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए हर संभव कदम उठा रही है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। राजस्थान की राजधानी जयपुर से शुक्रवार यानी 26 दिसंबर को एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। जयपुर के चोमू कस्बे में शुक्रवार सुबह बस स्टैंड इलाके में अचानक तनाव फैल गया। मस्जिद के पास सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने और वहां रेलिंग लगाने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि मामला हिंसा में बदल गया। जयपुर का चोमू इलाका तनावपूर्ण हो गया और भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालत पर काबू पाया। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हिंसा अचानक क्यों भड़क गई और उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आइए जानते हैं आखिर क्या है इस हिंसा के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल बस स्टैंड इलाके में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े थे, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया। जहां घटना ने एक दिन पहले चोमू थाना पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें आपसी सहमति से पत्थर हटाने का फैसला लिया गया था। समुदाय की मौजूदगी में यह काम शांतिपूर्वक पूरा कर लिया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे खाली पत्थरों की जगह कुछ लोग रेलिंग लगा रहे थे। तभी कुछ
असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और हालात हिंसक हो गए। भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई और इलाके में शांति बहाल हुई। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। घटना के बाद पुलिस ने पत्थरबाजी में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपियों को उनके घरों से पकड़कर लाया जा रहा है। वहीं पकड़े गए लोग लगातार यही कहते नजर आए कि उन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की और खुद को निर्दोष बता रहे हैं। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी फिलहाल स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने तकरीबन 110 से 125 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इनमें से कुछ लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि 19 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी दंगा भड़काने, पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोपों का सामना कर रहे हैं। रविवार को भारी पुलिस बल के बीच इन 19 आरोपियों को आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होकर जयपुर कोर्ट में लाया गया, जहां अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। फिलहाल चैमू में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। वहीं आगे कोई बवाल ना हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और निगरानी की जा रही है। इंटरनेट सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। प्रशासन के अनुसार बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं और सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। फिलहाल चैमू में हालत नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो सके। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश की तीनों सेनाओं को और मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा रक्षा सौदा किया है, जिससे थल सेना, जल और वायु सेना को कई उन्नत किस्म के हथियार मिलेंगे। दरअसल सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार जब इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीदारी की जा रही है। दरअसल डीएसी तय करती है कि तीनों सेनाओं के लिए कौन कौन से हथियार कितनी संख्या में कब और किससे खरीदे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से ये स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में युद्धों में ड्रोन, मिसाइल और लंबी दूरी तक सटीक हमले की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए अब इसी तरह के हथियारों की खरीद की योजना बनाई गई है। आइए अब इस डील में शामिल 4 मुख्य हथियारों के बारे में आपको बता देते हैं। पहला हथियार पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये स्वदेशी रॉकेट अब 120 किलोमीटर तक निशाना साध सकता है, जबकि पहले इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी। हाल ही में इसका सफल परीक्षण भारत में किया गया है। दूसरा हथियार लटर मैनिशन सिस्टम। ये एक तरह का ड्रोन है जो आसमान में दुश्मन का इंतजार करता है और जैसे ही लक्ष्य मिलता है उस पर हमला करता है। ये कम खर्च में दुश्मन के टैंक, बंकर और अन्य हथियार नष्ट कर सकता है। तीसरा हथियार एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल। ये वही स्वदेशी मिसाइल है जो हवा में एक लड़ाकू विमान से 200 किलोमीटर दूर दुश्मन के विमान, ड्रोन या एयरक्राफ्ट पर हमला कर सकती है। भारतीय वायुसेना अब ऐसी 700 से अधिक मिसाइलें खरीदने की योजना बना रही है। चौथा हथियार स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट। ये इजराइल में बनी किट किसी साधारण बम को स्मार्ट बम में बदल देती है, जो दिन या रात अचूक हमला कर सकता है। भारतीय वायुसेना इसी तकनीकी का इस्तेमाल करके बालाकोट में आतंकी अड्डे पर हमला किया था। देखा जाए तो इस डील का मतलब कि भारतीय सेनाओं को तेजी से आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, स्वदेशी हथियारों पर जो दिया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के हथियार खरीदे जा रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में कुछ बड़ी डील भी हुई हैं। अप्रैल में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राइफल फाइटर जेट्स खरीदे गए थे, जिसका लागत 63,000 करोड़ रुपए थी। वहीं 2018 रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी। इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं ने
इसी साल 6 से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर तक हमला करके कई आतंकी ठिकाने और महत्वपूर्ण एयर बेसों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस ऑपरेशन में वायुसेना ने ड्रोन, हल्की मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिससे पाकिस्तान में तबाही मची थी। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेनाओं ने सिर्फ 4 दिन में सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसीलिए भविष्य में लंबी लड़ाइयों के लिए सेना को तैयार रहना होगा। इसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। पहली, कई प्रकार के हथियार होना ताकि हर स्थिति में विकल्प मौजूद हो, और दूसरा, हथियारों की पर्याप्त संख्या होना ताकि लंबे समय तक युद्ध लड़ सकें। जाहिर है, पहले भारत को बेसिक हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और लंबी वेटिंग लिस्ट में खड़ा रहना पड़ता था। अब स्थिति बदल चुकी है। अब हम अपने देश में हथियार बना रहे हैं और स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की 79,000 करोड़ रुपए की डील में ज़्यादातर हथियार मेड इन इंडिया हैं। ये भारत की बड़ी उपलब्धि में से एक है, जिससे हर भारतीय को जानना चाहिए। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, साथ ही लोगों को चिंता में भी डाल दिया और खलबली में मचा दी है। जी हां, लखनऊ के मड़ियाव क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास करीब 170 भेड़ों की रहस्यमयी मौत ने प्रशासन और पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। घटना ऐसे समय सामने आई है जब इलाके में कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए थे। वहीं कार्यक्रम में जनता को भी बुलाया गया था, जिसमें उनके लिए खाने पीने से लेकर बाकी व्यवस्थाएं भी की गई थीं। खाने का एक बॉक्स दिया गया था, जिसमें पूरी सब्जी थी। कहा जा रहा है कि उस कार्यक्रम के दौरान बचे हुए खाने को खाने से 170 से ज़्यादा भेड़ों की मौत हो गई है। ऐसे में ये मामला न केवल जानवरों की सुरक्षा बल्कि प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर सकता है। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मृतक भेड़ों के नमूने पोस्टमार्टम लैब जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि मौत किसी बीमारी, विषाक्त पदार्थ या अन्य कारणों से हुई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मृतक भेड़ों के मालिकों को प्रति भेड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं घटना के बाद पशुपालकों और पशु प्रेमियों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि राजधानी जैसे शहर में इस तरह की घटना प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। वाकई देखा जाए तो एक साथ 170 से ज़्यादा भेड़ों की मौत होना काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये वही खाना है जिसे कार्यक्रम में आई जनता को भी दिया गया था। कई लोगों ने इस खाने को खाया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि किसी व्यक्ति की तबीयत इस खाने को खाने के बाद खराब हुई हो या किसी की मौत हुई हो। फिलहाल प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि इन मौतों के पीछे का कारण क्या है। तो आज हमने आपको देश भर से बड़ी और चौंकाने वाली खबरों से रूबरू कराया। देहरादून में नफरत और हिंसा का खतरनाक और दर्दनाक मामला, जयपुर में सड़क किनारे पत्थर और रेलिंग को लेकर हुई हिंसा और लखनऊ में भीड़ों की रहस्यमयी मौत, ये सभी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा, नियम और जिम्मेदारी कितनी अहमियत रखते हैं। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।